तो अब हम पढ़ेंगे पादप उत्तक, प्लांट टिश्यूज। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तक क्या होता है, टिश्यूज क्या होते हैं। समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। क्या होता है? समान उत्पत्ति, संरचना और कार्यों वाली कोशिकाओं का समूह को उत्तक कहते हैं। विभाज्योत विभाज्योत्की विभाज्य उत्तकी उत्तक पौधों में वृद्धि क्षेत्रों को विभाज्योत्तक कहते हैं। इनसे बनी संतति कोशिका वृद्धि करके पौधों के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। यह प्रक्रिया पौधों के जीवन पर्यंत चलती है। विभाज्योत्तकी उत्तक में के विशिष्ट लक्षण निम्न है। पहला, गोल अंडाकार या बहुभुजाकार होते हैं। दूसरा, इसकी भित्तियां पतली एक अनुसार होती है। जीव द्रव्य सघन, केंद्रक बड़े एवं राजधानी छोटी होती है। कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थानों का अभाव होता है। शीर्ष विभाज्योत्तक, ये उत्तक जड़ों अथवा तनों के शीर्ष पर पाए जाते हैं तथा पौधों की प्राथमिक वृद्धि विशेषकर लंबाई में इन्हीं के कारण होती है। पार्श्व विभाज्योत्तक, इनमें विभाजन होने से जड़ एवं तने के घेरे में वृद्धि होती है, अर्थात इससे तना एवं जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। अब पादप उत्तक या उत्तक या प्लांट टिश्यूज, ये दो प्रकार के होते हैं। विभाज्योत्तकी उत्तक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और स्थायी उत्तक या परमानेंट उत्तक। विभाज्योत्तक तीन टाइप के होते हैं: शीर्ष विभाज्योत्तक, पार्श्व विभाज्योत्तक और अंतर्वेशी विभाज्योत्तक। अब हम पढ़ेंगे स्थायी विभाज्योत्तक। स्थायी उत्तक होते हैं सरल उत्तक और जटिल उत्तक। सरल उत्तक होते हैं तीन टाइप के: मृदुतक, स्थूलकोण उत्तक, दृढ़ उत्तक। और जटिल उत्तक होते हैं जाइलम और फ्लोएम। अब हम आगे पढ़ेंगे अंतर विभाज्योत्तक। यह वास्तव में शीर्ष विभाज्योत्तक का अवशेष है जो बीच में स्थायी उत्तकों में आ जाने से अलग हो जाते हैं। इनकी क्रियाशीलता से भी पौधा की लंबाई में वृद्धि करता है। यह पत्तियां तथा पौधों के आधार पर पाया जाता है। इसकी महत्ता वैसे पौधों के लिए है जिनमें शीर्षाग्र को शाकाहारी जानवर खा सकते हैं। शीर्षाग्र खा लिए जाने के कारण ये पौधे अंतर्वेशी विभाज्योत्तक की सहायता से वृद्धि करते हैं, जैसे घास। स्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू। स्थायी उत्तक उन परिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो चुकी है तथा विभिन्न प्रकार्यों को करने के लिए विभेदित हो चुकी है। ये कोशिका मृत एवं जीवित हो सकती है। स्थायी उत्तक की विशेषता। पहली विशेषता, इसकी कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होती। ये विभाज्योत्तकी उत्तकों के विभाजन के पश्चात बनती है। तीसरा, इनकी कोशिकाओं की आकृति, माप एवं संरचना निश्चित होती है। कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति न तो बहुत महीन और न ही बहुत मोटी होती है। पांचवा, इसकी कोशिकाएं बड़ी होती है एवं कोशिका द्रव्य पाया जाता है। छठवां, अंतर कोशिकीय अंतराल मौजूद होता है। कोलेन काइमा में अंतर कोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है। सरल उत्तक, सिंपल टिश्यू। यदि स्थायी उत्तक एक ही प्रकार की कोशिका के बने होते तो उन्हें सरल उत्तक कहते। सरल स्थायी उत्तक को इसके कार्य एवं कोशिकीय संरचना के आधार पर तीन वर्गों में बांटा गया है। तो पहला हम पढ़ेंगे पैरेनकाइमा काइमा, पतली सेल्यूलोसिस दीवारों के साथ गोलाकार आइसोडाइमेट्रिक कोशिकाओं के साथ जीवित उत्तक। कोलेन काइमा, अंडाकार एवं बहुभुज आकार की कोशिकाओं के साथ जीवित यांत्रिक उत्तक जिसमें कोई अंतरकोशीय स्थान नहीं होता। और सेल्यूलोज, हेमिकैलुलोज और पैक्टिन के मोटाई के साथ दीवारें होती है।
ट्रुकेनकाइमा मृत को यांत्रिकी उत्तक, अत्यधिक मोटी लिग्निफाइड दीवारों के साथ लंबी पतली कोशिका के साथ। अब नोट, स्केले स्केलेरे स्केलेरेन काइमा तंतु पौधों के लिए मुख्य यांत्रिक उत्तक है। जटिल उत्तक कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, यदि स्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिका के बने होते तो उन्हें जटिल उत्तक कहते हैं। जाइलम, इसे प्रायः काष्ठ या वुड भी कहा देते हैं। यह संवहनी उत्तक है। इसके दो मुख्य कार्य जल एवं खनिज लवणों का संवहन एवं यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। पौधों की आयु की गणना जाइलम उत्तक के वार्षिक वलय को गिनकर की जाती है। पौधों की आयु का निर्धारण में यह विधि को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। फ्लोएम, यह भी एक संवहन उत्तक है। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाना है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित एवं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। 6CO2 प्लस 12H2O, जो फ्लोरीन की उपस्थिति में प्रकाश का संश्लेषण होना, जिससे क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस जल प्लस ऑक्सीजन। तो C6H12O6 प्लस 6H2O जल और 6CO2 ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, फ्लोरीन और सूर्य का प्रकाश। अब हम आगे पढ़ेंगे स्थलीय पौधे। स्थलीय पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जबकि जलीय पौधे जल में घुली कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पत्ती की कोशिकाओं में जल सिरा से परासरण द्वारा एवं CO2 वायुमंडल से विसरण द्वारा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है एवं प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन से प्राप्त होती है। क्लोरोफिल पत्तियों के हरे रंग का वर्णक है। इसके 4 घटक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल। इनमें क्लोरोफिल ए एवं बी हरे रंग का होता है, अर्थात ऊर्जा स्थानांतरित करता है। यह प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला एवं लाल रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। संश्लेषण की क्रिया में एक अपचयन की अभिक्रिया होती है। इसमें जल का अपचयन ऑक्सीजन के बनने से तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन ग्लूकोज के निर्माण से होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में दो अवस्था में होती है, रासायनिक क्रिया और रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया। रासायनिक क्रिया, यह क्रिया में फ्लोरीन यह क्रिया के यह क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनता है। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा प्रकाश से मिलती है। इस प्रक्रिया के अंत में ऊर्जा के रूप में ATP एवं NADPH निकलता है, जो रासायनिक प्रकाशहीन प्रक्रिया संचालित करने में मदद करता है। रासायनिक प्रकाशहीन प्रक्रिया, यह क्रिया क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होती है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर शर्करा एवं स्टार्च बनता है। पादप हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स। पौधों में निम्न प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। ऑक्सिन की खोज 1880 में डार्विन ने की थी। यह पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। इसका निर्माण पौधों के ऊपरी हिस्सों में होता है। इसका प्रमुख कार्य है, इसके कारण पौधों के शीर्ष की प्रमुखता हो जाती है और पार्श्वीय कक्षीय कलिकाओं में वृद्धि रुक जाती है। यह पत्तियों के विगलन रोकता है। यह खरपतवार को नष्ट कर देता है। इसके द्वारा निषेचक फल प्राप्त किए जाते हैं। यह फसलों को गिरने से बचाता है। अब है जिब्रेलिन्स।
इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 में की थी। यह बौने पौधों को लंबा कर देता है। यह फूल बनने में मदद करता है। यह बीजों की प्रसुप्ति भंग कर उनको अंकुरित होने के लिए प्रेरित करते हैं। सॉरी। ये ये काष्ठीय पौधों में एगा की सक्रियता को बढ़ाते हैं। इसके छिड़काव द्वारा वृहद आकार में फल फूलों का उत्पादन किया जाता है। जिब्रेलिन्स कवक से निकाले जाते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे साइटोकाइनिन। इसकी खोज मिलर ने 1955 में की थी, परंतु इसका नामकरण लिथाम ने किया था। यह प्राकृतिक रूप से ऑक्सिन के साथ मिलकर काम करते हैं। यह ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। यह जीर्णता को रोकता है। यह आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक है। यह बौने पौधों को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एबिसिसिक एसिड, यह हार्मोन्स की खोज 1961 से 65 के बीच में कांस एवं एडिकोट तथा बाद में वेयरिंग ने की थी। यह वृद्धि रोधक हार्मोन्स है। यह बीजों एवं सुषुप्तावस्था में रहता है। यह बीजों को सुषुप्तावस्था में रखता है। यह पत्तियों के विगलन में मुख्य भूमिका निभाता है। यह पुष्पन में बाधक होता है। एथिलीन, यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। एकमात्र कौन सा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है? एथिलीन। ये इस पे 3 स्टार लगा लीजिए, आ सकता है। इस हार्मोन्स के रूप में इसे बर्ग ने 1962 में प्रमाणित किया। फलों को पकाने में मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है तथा पत्ती पुष्पों एवं फलों के विगलन को प्रेरित करता है। फ्लोरीजेंस, यह पत्ती में बनते हैं लेकिन फूलों को खिलने में मदद करते हैं, इसलिए इसे फूल खिलने वाला हार्मोन कहते हैं, फ्लोरीजेंस को। ट्राउमेटिन, यह एक प्रकार का कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है जिसे पौधों का जख्म भर जाते हैं। पादप रोग, प्लांट डिजीज, विषाणु जनित रोग, तंबाकू का मोजेक रोग। इस रोग में पत्तियां सिकुड़ जाती है तथा छोटी हो जाती है। पत्तियों में फ्लोरिक नष्ट हो जाता है, क्लोरोफिल नष्ट होता है। इस रोग का कारक टैबेको मोजेक वायरस है। टीएमवी नियंत्रण, रोग से प्रभावित पौधे को इकट्ठा कर जला देना चाहिए। पोटैटो मोजेक, यह रोग पोटैटो वायरस एक्स से होता है। इससे पत्तियों में चित्तकबरापन तथा बौनापन के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। टॉप ऑफ बनाना, यह रोग बनाना वायरस 1 द्वारा होता है। इस रोग में पौधे बौने तथा सभी पत्तियां शिखा पर गुलाबवत एकत्रित हो जाती है। रंग परिवर्तन, कलर चेंज, हरी महीनता एवं एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग में पूरी पत्ती का रंग पीला, सफेद तथा मोजेक पैटर्न का होता है। वैन क्लियरिंग में सिराएं पीली तथा अन्य भाग हरे तथा वैन बेंडिंग में सिराएं हरी एवं अन्य भाग हरी महीनता होती है। कवक जनित रोग, ये रोग है, उसके कारण रोग पौधा कवक और प्रभाव रोग। वार्ट रोग आलू में होता है, कवक है सिंकिट्रियम बायोटिकम। इस रोग के कारण आलू में कंद में काले धागे जैसी संरचना बन जाती है, जो कभी कभी संपूर्ण आलू सड़ जाता है। इस रोग का नियंत्रण HgCl2 CuSO4 का भूमि में छिड़काव कर किया जाता है। उत्तर प्रभावी अंगमारी रोग आलू में होता है। फाइटोप्थोरा इन्फेक्शन से होता है। इस रोग के कारण पत्तियां पूरी तरह से झुलस जाती है और पौधा सूख जाता है। इसका उपचार कवक नाशियों का छिड़काव से होता है।
आगे और रोग पढ़ेंगे। टिक्का रोग मूंगफली में होता है। इसमें कौन से कवक के कारण होता है? तो सर्को स्पोरा परसेनेटा। इस रोग के कारण पत्ती के दोनों सतहों पर गोल गोल धब्बे बन जाते हैं। इस रोग का नियंत्रण हेतु बॉडी यक्स यक्स मिक्सचर डाइथेन M45 छिड़काव करना होता है। ग्रीन ईयर रोग या डाउनी मिल्ड्यू बाजरा पौधे में होता है। स्केलो स्केलोरो स्केलोरो स्केलेरो स्पोरा ग्रेमिकोला। इस रोग के कारण बाजरे की बालियों में हरे रंग के रेशे निकल जाते हैं जो बाद में काले रंग के चूर्ण में बदल जाते हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए बीजों को थीराम या एग्रेसॉन से शोधित करना पड़ता है। रोग लग जाने की स्थिति में डाइथेन M45 का छिड़काव करना होता है। लाल सड़न रोग गन्ना में होता है। कोलेटोट्रिकम फाल्केटम। इस रोग के कारण गन्ने के तने एवं पत्तियों में लाल धारियां हो जाती है। गन्ने के रस में से शराब जैसी गंध आती है। टिट्टू रोग गेहूं में होता है। पिक्सीनिया ग्रेमिनिस टिट्रिकी। इस रोग से पौधे की पत्तियों तथा तनों पर लाल भूरे रंग का धब्बा बन जाता है जो दिखने में जंग जैसा लगता है। नियंत्रण के लिए कवकनाशी का छिड़काव करना पड़ता है। इस रोग को नियंत्रण हेतु डॉक्टर के.सी. मेहता ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। टीला कंड रोग ऑस्टिलांगो ऑस्टिलांगो नूडा ट्रिटिकी के कारण होता है और ये गेहूं का रोग है। इस रोग के कारण गेहूं की बालियों में कालिफ के समान पाउडर जैसा पदार्थ भर जाता है। इस रोग का संक्रमण बीज के द्वारा होता है। नियंत्रण के लिए विटावैक्स बेनलेट और कार्बाक्सिन जैसी कवकनाशी का प्रयोग किया जाता है। इरगाट बाजरा में और स्मट बाजरा में होता है। इरगाट रोग के कारण का कवक होता है कैविसेप्स माइक्रोसेफेला और स्मट का बाजरा में होता है टोलियो स्पोरियम। झुलसा अरहर में होता है फ्यूजेरियम ऑक्सी स्पोरियम और इरगॉट राई में होता है क्लो क्लेविसेप्स परपूरिया। जीवाणु जनित रोग बैक्टीरियल डिजीज। आलू में सैथिल रोग इसको रिंग रोग के नाम से जानते हैं क्योंकि जाइलम पर भूरा रिंग बन जाता है। इस रोग का कारक इस यू स्यूडोमोनास सोलेने सोलेनेसिएरम नामक जीवाणु है। इस रोग में पौधे का संवहन तंत्र प्रभावित होता है। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन। इस रोग का कारक मोनास नामक जीवाणु है। इस रोग में पत्ती पर छोटी सी जलाद्र संरचना भूरा रंग हो जाता है। धान का अंगमारी रोग। यह रोग जैंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु से होता है। इसमें पत्तियों की एक या दोनों सतहों पर पीला हरा स्पॉट दिखाई देता है। साइटस कैंकर। यह रोग का कारक एक्जांटोमास एक्सोनोमोपेडिक नामक जीवाणु है। इसकी उत्पत्ति चीन से हुई है। नींबू संतरे अंगूर की पत्तियां शाखाएं फल आदि इस रोग से प्रभावित होते हैं। गेहूं का टुंडू रोग। इस रोग के कारक कोरिनोबैक्टीरियम टिट्रिकी नामक जीवाणु एवं एंजुइना टिट्रिकी नामक नेमाटोड है। इस रोग में पत्तियों के नीचे का भाग मुड़ जाता है। करनाल बंट भी गेहूं की एक बीमारी है। तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग। ये लिस्ट दी है पौधों के तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग। देखिए आम एवं बैगन में लिटिल लीफ रोग होता है जिसमें जस्ते की कमी के कारण होता है। लक्षण क्या है? ठीक है। नींबू में डाइबैक
तांबा की कमी से नींबू में लिपिड लीफ, तांबे की कमी से फूलगोभी में ब्राउनिंग, बोरान की कमी से मटर में मार्स रोग, मैग्नीज की कमी से धान में खैरा रोग, जस्ते की कमी से लीची में पत्ती का जलना, पोटेशियम की कमी से आलू का ब्लैक हंट रोग, भंडारण में CO2 की कमी से आंवले में निक्रोसिस रोग, ब्रोमीन की कमी से बोरॉन की कमी से सल्जम का वाटर कोर, मैग्नीज की कमी से गाजर में कॉटन स्पॉट, कैल्शियम की मक्का में वाइट बर्ड, दस्ते की कमी से चुकंदर में हर्ट रॉट, बोरान की कमी से होता है। वनस्पति शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। लौंग फूल की कली से प्राप्त होती है। केसर मसाला बनाने के में पौधे का वर्तिकांग्र भाग काम में लाया जाता है। हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। एजोला नामक जलीय फर्न को धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। जीवित जीवाश्म वे जीव जो आज से लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर उत्पन्न होकर किसी प्रकार प्राकृतिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहकर आज भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जीवित जीवाश्म कहलाते हैं। जीवित जीवाश्म पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि जैव विकास हुआ है। उदाहरण के लिए जिनकंगो वृक्ष, साइनोबैक्टीरिया, फर्न, रेड पांडा, कोआला, एडवार्क, लेरोमोट बिल्ली, शिलाकेंथ आदि। पपीता एक एकलिंगी पुष्प वाला पादप है। कुनेन सिनकोना पादप के छाल से प्राप्त होता है। पत्ती में के लाल, नारंगी और पीला रंग कैरोटीनाइड से के कारण होता है। 2,4-D यह विश्व में उत्पादित होने वाला प्रथम शाकनाशी एवं खरपतवारनाशी है, जो 1940 में पहली बार बना। कोशिका में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। विश्व में सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय खरपतवार आइकोनिया केसीपस यानी जलकुंभी है। इसे बंगाल में सुंदर पुष्पों के कारण उगाया गया था, किंतु कुछ ही समय बाद जलाशयों के विनाश के कारण बन गया। अतः इसे बंगाल का आतंक कहते हैं। वाणिज्यिक मूल वाला कार्क क्रेवेकर्स सुबेर से प्राप्त होता है। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप जल हायासिंथ है। ओक या बांज के पेड़ के दृढ़ फल को वुलर का फल, वलूत का फल कहा जाता है। इसके पत्तियों में पैनिक अम्ल होता है, जिसे कीड़े मकोड़े पर इस पेड़ के से दूर रहते हैं। इसकी लकड़ी बहुत ही टिकाऊ और अच्छी किस्म की होती है। इसमें पुराने जमाने के बड़े बड़े जहाजों एवं नावों का निर्माण किया जाता था। ओक का पेड़ अतिरिक्त पानी को धरती से अवशोषित कर लेते हैं और भूमिगत जल में बहुत वृद्धि करता है। यह पर्यावरण के संतुलन बनाए रखने के लिए उपयोगी है। ध्रुव जलवायु विज्ञान और अतीत की जलवायु विविधताओं को निर्धारित करने के लिए ट्रिम रिंग ग्रोथ पैटर्न का विश्लेषण है। जैव जलवायु विज्ञान जलवायु, मौसम और सजीव जीवों के बीच संबंधों का अध्ययन है। तथ्य और उसके उदाहरण। सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष है यूकेलिप्टस। संसार का सबसे लंबा वृक्ष है सिकोया। यह एक नग्नबीजी है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। यह कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे छोटा आकार में आवृतबीजी पौधा लेमना। यह जलीय आवृतबीजी है जो भारत में ही पाया जाता है। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रिजिया। यह भारत के बंगाल में पाया जाने वाला जलीय पादप है। सबसे बड़ा बीज 12 इंच लंबा कोकोडीमर प्रजाति लोडोसिया माल्डीविका। सबसे लंबा टेरिडोफाइटा एजोला। यह एक जलीय पादप है। सबसे छोटा बीज ऑर्किड। सबसे छोटा पुष्प उल्फिया का व्यास 0.1 मिलीमीटर का होता है। सबसे बड़ा पुष्प रैफ्लेसिया ओर्नोल्डाई व्यास 1 मीटर तथा भार लगभग 8 किलोग्राम हो सकता है। यह
वाइटिस की जड़ पर परजीवी है। सबसे छोटा आवर्तबीजी आर्सीथोबियम, यह एक द्विबीजपत्री है परजीवी जो नग्नबीजियों के तने पर पूर्ण परजीवी है। सबसे बड़ा नर युग्म साइकस, यह एक नग्नबीजी पादप है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस, जीवित बीजांड साइकस। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल में, सबसे लंबे गुणसूत्र टाइलियम में। सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला पौधा ओफियो ओफियोग्लोसम ग्लोसम फर्न, जिसके डिप्लॉयड कोशिका में 1266 गुणसूत्र होते। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप हेलो हेल्पोपोसस ग्रेसिस। सबसे छोटा नग्नबीजी पादप जेमिया पिग्मिया। सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा हार्डविचिया बाइनेका। सबसे हल्की काष्ठ वाला पौधा ओक्रोमा लेगोपस। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। टेनिस गेंद जैसा फल कैंथ। जंगल की आग टाक। काफी देने वाला पौधा कोफिया अरेबिका, इसमें कैफीन होता है। कोको देने वाला पौधा थियोब्रोमा केको, इसमें थियोब्रोमिन व कैफीन होता है। अफीम देने वाला पौधा पॉपी पेपावर सेमिनोफेरम, इसमें मोपिन होता है। सबसे ज्यादा पुराने ओक का पेड़ मैंडीवेली लुइसियाना में स्थित है, 1500 वर्ष पुराना। प्राणी विज्ञान, अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्राणी विज्ञान।